अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका व सल्लम। इससे पहले ज़कात का बयान गुज़रा, अभी सदक़े का बयान जारी है। सदक़ा नफली भी होता है, सदक़ा वाजिब भी होता है। उसके बारे में बहुत सी चीज़ें इससे पहले वाले दर्स में, 2 दरसों में बयान की जा चुकी है। सदक़ा किसे कहते हैं, कुरान पाक में सदक़े की क्या फ़जीलत आई है और अहादीस में सदक़े की क्या फ़जीलत आई। सदक़ा खुल्लम खुल्ला एलानिया तौर पर करना चाहिए या छुपा कर करना चाहिए, और सदक़ा किन लोगों को देना अफजल है, और हराम माल से सदक़ा करना कैसा है, और भी बहुत सारी बातें बयान की गई। और किसी मुसलमान भूखे शख्स को खाना खिलाना ये भी सदक़ा है और इसकी भी बड़ी फ़जीलत आई है, तो उसको यहाँ पे एक हदीस की रोशनी में बयान करते हैं। सवाल यह है कि किसी भूखे मुसलमान को खिलाने और पिलाने की क्या फ़जीलत है। हदीस पाक में है कि जिसने किसी भूखे मुसलमान को खाना खिलाया, अल्लाह पाक उसे जन्नती फल खिलाएगा। अब ये बात पहले भी बयान की जा चुकी। इस तरह की जो हदीसें होती हैं कि जो ये काम करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत में ये इनाम अता फ़रमाएगा, जन्नत में उसको एक दरख्त, उसके लिए दरख्त लगा दिया जाएगा, या जैसे कि यहाँ पर फरमाया कि जन्नत में उसे फल अल्लाह तबारक व तआला खिलाएगा। तो इसका क्या मतलब, सीधा ही मतलब जन्नती फल खाने के लिए आदमी को जन्नत में जाना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि मुसलमान भूखे को खाना खिलाने वाला जन्नत में जाएगा और जन्नत का फल भी खाएगा। और आगे फरमाते हैं कि जिसने किसी प्यासे मुसलमान को पानी पिलाया, अल्लाह तबारक व तआला उसे रहीक़ मख़तूम पिलाएगा। रहीक़ मख़तूम का क्या मतलब होता है, यानी मोहर लगी हुई पाकीज़ा शराब। ये दुनिया वाली शराब नहीं जिसमें नशा होता है और जो हराम है, जो नापाक है, ये जायज़ ही नहीं। वो जन्नत की शराब। यहाँ रहीक़ मख़तूम से मुराद क्या है, जन्नत की शराब। और मख़तूम मतलब मोहर लगी हुई होगी, उस पर वो यूँ कह लीजिए सिल लगा हुआ होगा, गोया कि वो उसी के लिए बनाई गई होगी जो पिएगा उसको, जो जन्नती उसको पिएगा, उसके लिए वो मोहर खोली जाएगी और उसको वो पाकीज़ा शराब पिलाई जाएगी। उसमें दुनिया की तरह नशा नहीं होगा, एक लज्जत होगी, एक सुरूर होगा, लेकिन दुनिया की तरह वो ये यहाँ जैसी शराब होती है कि जिसको पीने के बाद अक्ल ज़ाइल हो जाती है और सही गलत की तमीज़ ख़त्म हो जाती है, वो ऐसी शराब नहीं होगी। वो पाकीज़ा शराब होगी, वो जन्नती शराब ऐसे शख्स को पिलाई जाएगी जो किसी दुनिया में किसी मुसलमान प्यासे को पानी पिलाएगा। ये बड़ी, पानी पिलाने की भी बड़ी फ़जीलत है। अब आगे देखिए, उश्र के कुछ मसाइल बयान कर रहे हैं। उश्र और निस्फ़ उश्र, ये अभी आपने इससे पहले चूँकि ज़कात का बयान समाअत किया और ज़कात के मसाइल आपने जाने। ज़मीन की पैदावार में भी ज़कात वाजिब होती है। जो माल इसके अलावा जो अमवाल ज़कात में शुमार होते हैं, वो इससे पहले बयान किया कि 3 किस्म के माल होते हैं जिनमें ज़कात वाजिब होती है: सोना, चांदी, रुपया, पैसा, माल तिजारत और साइमा जानवर। ये आपने इससे पहले जाना। और उसकी पूरी तफसील, जानवरों में कैसी ज़कात होगी, सोने चांदी की ज़कात क्या होगी, माल तिजारत में कैसे ज़कात अदा करनी, वो सब आपने इससे पहले समाअत किया। ज़मीन की पैदावार में भी ज़कात वाजिब होती है। ज़मीन की पैदावार यानी खेती, किसान खेती करता है, काश्तकार काश्तकारी करता है, खेती बाड़ी करता है, उससे जो कुछ भी हासिल हुआ, जैसे गेहूं की खेती की तो जो गेहूं हासिल हुए, चावल की खेती की तो जो चावल, उसके अलावा जो भी उसने उगाया वो ज़मीन से उगा है, तो उसमें कब ज़कात वाजिब होगी। उस ज़मीन से उगने वाली चीज़ों में सबसे पहले तो ये जानना है कि ज़मीन से उगने वाली चीज़ों में कब ज़कात वाजिब होगी और उस ज़कात को क्या कहा जाता है, कब फ़र्ज़ है, किस पर फ़र्ज़ है, कौन सी पैदावार में फ़र्ज़ है, कौन सी पैदावार में ये उश्र फ़र्ज़ नहीं है। तो उसी को मुख्तसर तौर पर यहाँ पे बयान करेंगे। कहते हैं कि क्या ज़मीन की पैदावार पर भी ज़कात फ़र्ज़ है? जवाब जी हाँ। उश्री ज़मीन से ऐसी चीज़ पैदा हुई जिसकी ज़राअत से मकसूद ज़मीन से मुनाफ़े हासिल करना है, तो उस पैदावार की ज़कात फ़र्ज़ है और इस ज़कात का नाम उश्र है। उश्र का मतलब क्या होता है? अरबी लुगत और डिक्शनरी के एतबार से उश्र का मतलब होता है 10वां हिस्सा।
यानी क्या मतलब हुआ कि ऐसी पैदावार का 10वां हिस्सा ज़कात के तौर पर उसको देना पड़ेगा। यानी दूसरे अमवाल ज़कात की तरह नहीं, वहाँ 40वां हिस्सा देना है माल तिजारत में, सोना चांदी में। और वो जानवरों की तो उसका तो हिसाब व किताब ही अलग है पूरा, कि कितने जानवर हो तो कितनी ज़कात निकाली जाएगी, कितने जानवर ज़कात के तौर पर निकाले जाएंगे, वो पूरी तफसील इससे पहले बयान की जा चुकी है। लेकिन यहाँ ज़मीन की पैदावार में उश्र वाजिब होता है, कहीं पर निस्फ उश्र वाजिब होता है, यानी आधा उश्र वाजिब होता है। उश्र मतलब 10वां, और आधा उश्र का मतलब क्या हो जाएगा, 20वां हिस्सा। तो ये एक गौर करेंगे कौन सी ज़मीन में, कौन सी ज़मीन की पैदावार में, तो कह रहे हैं उशरी ज़मीन की पैदावार में। वो ज़मीन भी पहले ऐसी होनी चाहिए, उशरी ज़मीन होनी चाहिए, यानी ऐसा ना हो खिराजी ज़मीन, टैक्स वाली ज़मीन, बादशाह की तरफ से लीज़ पे दी हुई ज़मीन के जिसमें जो कुछ भी निकलेगा वो खुद ब खुद हुकूमत का हो जाएगा, वो सब वो अलग बात है। वो नहीं, या ख़ुद की मिल्कियत की ज़मीन है और उसमें आदमी ने खेती की है, या किसी से किराए पर ज़मीन लेकर उस ज़मीन में खेती कर रहा है, तो वो भी उस हुक्म में आएगा। तो कहते हैं कि जिसकी ज़राअत से, जो ऐसी चीज़ पैदा हुई है जिसकी खेती से मकसद ज़मीन से मुनाफ़े हासिल करना है, यानी ऐसी चीज़ उगाई है उस उगाने का मकसद ही ये है कि ज़मीन से फ़ायदा हासिल करें। जैसे गेहूँ उगाते तो गेहूँ का मतलब ये होता है कि ज़मीन से उगेगा और ये ज़मीन के ज़रिए से हमको ये नफ़ा मिलेगा, मुनाफ़े मिलेंगे, फ़ायदा मिलेगा। तो इन सारी चीज़ों से, गेहूँ है, चावल है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको उगाने से, जिनकी खेती से ज़मीन से फ़ायदा हासिल करना मकसद होता है, तो ऐसी चीज़ों के अंदर ज़कात फ़र्ज़ होगी। अभी और उसकी तफसील आएगी, आपको बात पूरे तौर पर समझ में आ जाएगी। देखिए वही है, आगे सवाल है कि उश्र किस पर वाजिब है। सबसे पहला सवाल ये है, उश्र किस पर वाजिब है। ये आपके जहन में भी सवाल आ रहा होगा कि चलो ज़मीन के बारे में तो बता दिया कि उश्री ज़मीन में ऐसी चीज़ उगाई, ऐसी चीज़ पैदा हुई जिसकी ज़राअत से, जिसकी खेती से ज़मीन से फ़ायदा हासिल करना मकसद हो, तो उसमें उश्र वाजिब होता है। लेकिन अब वो वाजिब किस पर होगा, कौन शख्स है जिस पर वाजिब होगा। कहते हैं उश्र वाजिब होने के लिए आकिल बालिग होना शर्त नहीं, मजनून और नाबालिग की ज़मीन में जो कुछ भी पैदा हुआ उसमें भी उश्र वाजिब है। यानी जैसे ज़कात के बारे में कहा था कि ज़कात वाजिब होती तो वहाँ आकिल होना ज़रूरी, बालिग होना शर्त है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं। यहाँ अगर पागल शख्स की मिल्कियत में भी कोई ज़मीन है, या नाबालिग शख्स की, नाबालिग लड़के की ज़मीन में की मिल्कियत में भी कोई ज़मीन है, उसमें खेती की गई, तो उसमें भी उश्र वाजिब होगा। सवाल, जिस पर उश्र वाजिब हुआ उसका इंतकाल हो जाए तो क्या फिर भी उश्र की अदायगी ज़रूरी होगी। ज़मीन की पैदावार में टाइम लगता है, वो पहले ज़मीन को हमवार करना पड़ता है, फिर उसको जोतना पड़ता है, उसमें बीज डालना पड़ता है, उसमें पानी डालना पड़ता है, खाद डालनी पड़ती है, बड़े उसके लवाजिम होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और फिर एक अरसा गुजरता है, उसके बाद उसमें से एक पौधा निकलता है, फिर वो पौधा बड़ा होता है, फिर उसमें वो दाने वगैरह आते हैं, लगते हैं, तो उसमें टाइम लगता है। अब ये जो है आदमी अपनी पूरी तैयारी खेती की कर चुका था, बस उगने की देर थी और उसमें वो उसको, या यूँ कि उग भी चुकी, पकने की देर थी और इसका इंतकाल हो गया, तो क्या ऐसी सूरत में उसमें उसकी ज़मीन में जो कुछ भी पैदा हुआ है उसकी भी ज़कात वाजिब होगी, उश्र वाजिब होगा। तो जवाब देते हैं कि जिस पर उश्र वाजिब हुआ उसका इंतकाल हो गया और पैदावार मौजूद है तो उसमें से उश्र लिया जाएगा। पैदावार मौजूद है यानी वो पक चुकी है, अपनी यूँ समझे कि अपने इख्तिताम पर पहुँच चुकी थी और उसका इंतकाल हुआ था, तो उसमें से लिया। अभी उगी ही नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है, यानी अगर वो जो फसल है वो उगी ही नहीं है तो उसमें उश्र वाजिब नहीं होगा। आगे सवाल है कि जो ज़मीन बटाई पर दी उसका उश्र किस पर लाजिम होगा। देखिए बटाई मैंने अभी इशारा किया, बटाई पर देने का मतलब क्या होता है कि किसी दूसरे की ज़मीन को आदमी खेती करने के लिए लेता है और वो क्या कहता है कि ये ज़मीन में खेती करने के लिए ले रहा हूँ, जो भी पैदावार होगी इसमें जो कुछ भी उगेगा उसका इतना हिस्सा किराए के तौर पर तुमको दे दूँगा, बाकी मेरा होगा। ये ज़मीन को बटाई पर लेने का मतलब हुआ। तो अब यहाँ पे सवाल ये है कि ज़मीन किसी और की है, खेती कोई और कर रहा है, अगरचे किराए के तौर पर उसको वही खेती में से ही, पैदावार में से ही कुछ हिस्सा उसको देने वाला है। जैसे मिसाल के तौर पर ये बात तय हुई थी कि जो कुछ भी अनाज निकलेगा उसमें से 10 बोरी मैं तुमको दे दूँगा। इस तरह जो है उसने ये ज़मीन ली थी, गोया कि वो 10 बोरी किराया उसका मुतय्यन हो गया। तो ये अपनी असल के एतबार से ये चीज़ नाजायज़ है, क्योंकि कितनी पैदावार निकलेगी किसको मालूम। ज़रूरी थोड़ी कि 10 बोरी, हो सकता है 10 बोरी से कम भी निकले, या कोई आफत आ गई तो वो सब जो पूरी ज़ाय हो गई, पूरी बर्बाद हो गई फसल, तो कुछ भी नहीं बचा, तो उसको किराए के तौर पर क्या देगा। ये सब उसमें मसाइल है, उसकी उजरत मजहूल है, लेकिन उसके बावजूद तामुल नास की वजह से उलमा ने उसकी इजाज़त दी, यानी लोगों का इस पर अमल दरामद हो चुका है, लोग ऐसा करते हैं, आम तौर पर लोग इसमें मुब्तला हो चुके हैं, इसलिए उलमा ने इसकी इजाज़त दी है कि दूसरे की ज़मीन को इस तरीके से लेकर उसमें खेती बाड़ी की जा सकती है। तो अब सवाल ये है कि किसी दूसरे की ज़मीन ली, उसमें खेती की, तो खेती करने वाला ये है लेकिन मालिक कोई और है।
ज़मीन का मालिक कोई और है, तो इस पर उस पैदावार की ज़कात वाजिब होगी, खेती करने वाले पर वाजिब होगी या ज़मीन के मालिक पर वाजिब होगी? तो जवाब देते हैं कि उशरी ज़मीन बटाई पर दी तो उशर दोनों पर वाजिब है, यानी मालिक पर भी वाजिब है और उसके ऊपर भी वाजिब है। किसके ऊपर वाजिब है? वो जिसने खेती की है, क्योंकि देखिए वो खेती करने की वजह से वो उसकी भी निस्बत हो गई खेती के साथ, और ज़मीन का मालिक होने की वजह से उसकी भी निस्बत हो गई, तो दोनों पर वाजिब होगी। अब आगे सवाल है कि क्या ठेके पर दी जाने वाली ज़मीन की पैदावार पर भी उश्र होगा? कॉन्ट्रैक्ट पर, कभी कॉन्ट्रैक्ट पर भी दिया जाता है। कहते जी हाँ, ठेके पर दी जाने वाली ज़मीन की पैदावार में भी उश्र वाजिब होगा। अब सवाल है कि ये उश्र कौन अदा करेगा? ठेके में भी मामला होते हैं, ठेका ले लेता है, बीच में कोई एजेंट बन जाता है और इस तरीके से वो ज़मीन को किसानों में तकसीम करता है, फिर उनके पास से वो पैदावार का एक मखसूस हिस्सा वसूल करता है या उनसे उजरत वसूल करता है। तो ऐसी सूरत में फिर किस पर उश्र वाजिब होगा? तो कहते हैं इस उश्र की अदायगी काश्तकार पर वाजिब होगी, किसान पर वाजिब होगी, खेती करने वाले पर। काश्तकार का मतलब खेती करने वाला, किसान, उस पर वाजिब होगी। यानी यहाँ पर दोनों पर वाजिब नहीं होगी, यहाँ खेती करने वाले पर वाजिब होगी। सवाल, कौन सी ज़मीन पर उश्र और कौन सी ज़मीन पर निस्फ उश्र वाजिब होता है? मैंने अभी अर्ज़ किया कि कहीं पर कुछ ज़मीनें तो ऐसी होंगी जिनमें उश्र होगा, यानी 10वां हिस्सा, पैदावार का 10वां हिस्सा निकाल कर, जितनी भी पैदावार पूरे का वो वज़न कर लेगा, पूरे का वो हिसाब लगाएगा और उसका 10वां हिस्सा निकाल कर वो ज़कात के तौर पर दे देगा। लेकिन कुछ ज़मीनें ऐसी होती हैं जिनमें निस्फ उश्र वाजिब होता है, यानी 20वां हिस्सा वाजिब होता है, पूरे का हिसाब लगाने के बाद उसका 20वां हिस्सा निकाल कर वो ज़कात के तौर पर देगा। और ये ज़कात, ये भी ज़मीन की ज़कात ही है। ये उश्र जो कहा जा रहा है ये ज़मीन की पैदावार की ज़कात है, तो ये भी वहीं पर दी जाएगी जहाँ ज़कात दी जा सकती है। जो ज़कात के मसारिफ़ हैं वही उश्र के भी मसारिफ़ हैं, जहाँ ज़कात दी जा सकती है वहीं, यानी जो उसके हक़दार हैं, जो उसका मुस्तहिक़ है, उसी को ये उश्र भी दिया जा सकता है। ऐसा नहीं किसी को भी जिसको चाहे ये अपने माँ बाप को भी दे दिया, अपने बेटों को भी देने लग गया, अपनी औलाद को, तो वहाँ दुरुस्त नहीं है। जहाँ ज़कात देना नाजायज़ वहाँ उश्र देना भी नाजायज़, और जहाँ ज़कात दे सकते हैं वहीं पर उश्र भी दे सकते हैं। तो अब ये सवाल है कि कौन सी ज़मीन पर उश्र होगा और कौन सी ज़मीन पर निस्फ उश्र होगा? जवाब, जो खेत बारिश या नहर नाले के पानी से सैराब किया जाए, मतलब फ्री का पानी, पानी भी फ्री का है और उसमें मेहनत मशक्क़त भी ज़्यादा नहीं है कि बारिश का पानी खुद ब खुद वहाँ पहुँच जाता है, और नदी नाले नहर वगैरह का पानी वो छोटी सी नालियाँ बनाकर पहुँचाया जाता है। जो गांव देहात के रहने वाले वो बात रिलेट कर रहे होंगे, वो समझ रहे होंगे कि कैसे होता है वो पहले ही वो आप कभी गए होंगे तो खेत वगैरह देखे होंगे, तो खेतों के किनारे पर वो मिट्टी की थोड़ी सी वो मुंडेर बनी हुई रहती है ताकि पानी अंदर जमा हो सके, थोड़ा सा ऊंचा हिस्सा वो लोग रखते हैं। उसी में से एक जगह से वो उसको काट कर, वो पाली को काट कर, वो मुंडेर को थोड़ा सा तोड़ कर वो नहर का पानी वहाँ पर पहुँचाया जाता है या नदी का पानी वहाँ पर पहुँचाया जाता है। इस तरीके से होता है। और कभी कभी क्या होता है, बोरवेल का पानी पहुँचाया जा रहा है, मोटर के ज़रिए पानी सींचा जा रहा है, मोटर के ज़रिए कुएँ से निकाला जा रहा है, या बोरवेल का पानी, बोरवेल तो आप लोग समझ रहे हैं, ज़मीन से पानी खींचता है वो मशीन, फिर वो पानी जो है डाला जाता है, तो उसका अलग हुक्म है। यहाँ बात चल रही किसकी, कौन से पानी की? ऐसा खेत है जो बारिश के पानी से सैराब किया जा रहा है या नहर के पानी से या नाले के, यानी जो कुदरती तौर पर पहले से जो पानी मौजूद होता है, महफूज होता है, उसी पानी को किसी तरीके से बारिश का तो खुद ब खुद पहुँच जाता है, नहर नाले वगैरह का पानी पहुँचाया और उसको सैराब किया। तो ऐसी ज़मीन की पैदावार में उश्र वाजिब होगा, यानी 10वां हिस्सा वाजिब होगा। और जिसकी आबपाशी चरसे या डोल से की जाती हो, जिस खेती की आबपाशी का मतलब पानी पहुंचाना, पानी छिड़कना, वहाँ पानी पहुंचाया जा रहा है, किस तरीके से पहुंचाया जा रहा है? चरसे से। पुराने ज़माने में चरसा मतलब उसको चरखा भी आप कह सकते हैं, ठीक है। चमड़े का एक बड़ा डोल होता है, उसको चरसा कहा जाता है, और उसको भर भर के लाते हैं दूसरी जगह से, या दूसरे जो नॉर्मल जो डोल होता है, जो बाल्टी होती है, उसको भर के लाते हैं कुएं में से और लाकर फिर उसके ज़रिए से खेती को। अब इसमें मेहनत ज़्यादा होती है। एक तो नदी और नहर का तो सिर्फ क्या रास्ता बना दिया, खुद ब खुद पहुंच जाता है पानी, लेकिन यहाँ बड़े बड़े किसी बर्तन में या डोल में, बाल्टी में पानी भरकर जो लाएंगे तो उसमें मेहनत ज़्यादा होती है। तो ऐसी ज़मीन में निस्फ उश्र वाजिब होगा, यानी 20वां हिस्सा वाजिब होगा। और पानी ख़रीद कर अगर आबपाशी हो रही हो, यानी ख़रीद कर पानी जो है कि पहुँचाया जा रहा हो, यानी वो पानी किसी दूसरे की मिल्कियत है, उसके पास से लेकर उसकी कीमत अदा करके उससे ख़रीद कर आबपाशी की, जब भी निस्फ उश्र वाजिब होगा, यानी 20वां हिस्सा वाजिब होगा। और अगर वो खेत कुछ दिनों मीह यानी बारिश के पानी से सैराब किया जाता है और कुछ दिनों डोल चरसे से,
तो अगर अक्सर मीह बारिश के पानी से काम लिया जाता है और कभी कभी डोल चरसे से तो उश्र वाजिब है, वरना निस्फ उश्र वाजिब है। यानी कभी तो ऐसा होगा कि पूरा ही मामला वो बारिश के पानी से तय होता है और सैराब किया जाता है, और या ये हो सकता है कि पूरा उसका जो भी जितने पानी की ज़रूरत होती है वो ख़रीद कर पानी पहुंचाया जाता है। तो इस सूरत में तो कोई मसला ही नहीं है, बारिश का पानी पूरा के पूरा बारिश का ही पानी अगर उसी से सैराब किया जा रहा है तो उश्र है, और पूरा का पूरा सारा पानी जो भी उसमें आबपाशी की गई है वो ख़रीद कर अगर पानी पहुंचाया गया है तो उसमें निस्फ उश्र वाजिब होगा, यानी 20वां हिस्सा वाजिब होगा। लेकिन दोनों मामलात हैं। बारिश के पानी, क्योंकि देखिए बारिश का मौसम भी मुख्तसर वक्त के लिए होता है, उसने कुछ महीने में बारिश के पानी, जब तक बारिश होती रही वहाँ तक उसने बारिश के पानी से सैराब किया, वो खेत जो था वो बारिश के पानी से सैराब होता रहा। लेकिन कुछ महीने के बाद, 1-2 महीने के बाद बारिश का मौसम ही ख़त्म हो गया तो उसको पानी ख़रीदना पड़ गया, या ये कि दूसरी जगह से डोल भर भर के उसको लाना पड़ गया। तो अब ऐसी सूरत में क्या देखा जाएगा? अक्सर को देखा जाएगा कि अक्सर जो पानी उसमें इस्तेमाल हुआ है और जिस पानी के ज़रिए उसको सैराब किया गया, आबपाशी की गई है, उसका अक्सर हिस्सा कौन सा है, बारिश का है या डोल और चरसे से भर कर लाया गया है? तो कहते हैं कि अगर अक्सर बारिश के पानी से काम लिया गया है और कभी कभी डोल और उससे भर कर दूसरे किसी बर्तन से भर कर सैराब किया गया तो उश्र वाजिब है, वरना निस्फ उश्र वाजिब। यानी इसका उल्टा अगर हो गया, उल्टा हो गया का मतलब क्या हो कि बारिश का पानी कम इस्तेमाल किया गया और डोल और चरसे वगैरह से भर कर जो पानी लाया गया वो ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है, तो ऐसी सूरत में निस्फ उश्र वाजिब होगा, यानी ज़्यादा और अक्सर का एतबार होगा। अब एक सवाल है कि क्या कुल पैदावार पर उश्र लिया जाएगा? ये बहुत अहम सवाल, ये जो किसान होते हैं, जो खेडूत होते हैं, काश्तकार, उनके जहन में ये सवाल आता है। ये तो अभी देखिए यहाँ हम उश्र के मसाइल सुन रहे हैं, हम शहर के रहने वाले, हमारा तो खेती बाड़ी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो किसान, जो गांव देहात के रहने वाले, जो खेती बाड़ी करते हैं, उनको ये मसाइल मालूम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो वो गाँव के रहने वाले होते हैं और उलमा से दूर होते हैं, तो उनको दूसरे ये उश्र के मसाइल तो बहुत बारीक पेचीदा और बहुत ही कम बयान किए जाने वाले मसाइल होते हैं, तो दूसरे नमाज वगैरह का मसाइल उनको नहीं मालूम होते गांव देहात के रहने वालों को, तो उश्र के मसाइल कैसे मालूम होंगे? बहुत से किसान ऐसे होते हैं जो सालों से खेती करते आ रहे हैं, सालों से काश्तकारी कर रहे हैं, ज़मीन की पैदावार हासिल कर रहे हैं, और उनको मसला ही नहीं मालूम कि इसमें भी ज़कात वाजिब होती। आज तक उन्होंने ज़कात अदा नहीं की, आज तक उन्होंने खेती की, लेकिन कभी भी उनको ज़कात का तसव्वुर, मसला ही नहीं मालूम था कि इसमें भी ज़कात वाजिब होती। बहुत से लोग ऐसे, और ऐसे लोगों को बताया भी जाए तो हमने मेहनत की, हमने ज़मीन में इतना काम किया, पानी डाला, और ये खेती हमारी मेहनत से, अब इसमें हम ज़कात क्यों दें? तो उनको भारी पड़, मसला ही नहीं मालूम, और उन्होंने अभी तक दिया ही नहीं है, तो फिर कैसे? जबकि ज़कात किसी भी चीज़ में हो, सोना चांदी रुपया पैसा हो या पैदावार की, ज़कात से बरकत होती है। अगर वो इस तरह ज़कात अदा करेंगे तो उनको बरकत हासिल होगी। बहरहाल अभी कुछ मामला ऐसे हैं हुकूमत की जानिब से भी कि वो उश्र अगर निकालते हैं तो बहुत उनको तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है, लेकिन शरीयत का हुक्म सबके लिए बराबर, चाहे जो भी जिस तरह के भी हालात हों, ज़मीन की पैदावार में अगर ये मसाइल हैं, ये सूरतें पाई जा रही हैं जो ऊपर बयान किए, जहाँ निस्फ़ है, निस्फ़ उश्र है, वहाँ निस्फ़ उश्र देना पड़ेगा, जहाँ उश्र है पूरा 10वां हिस्सा है, वहाँ उनको 10वां हिस्सा देना पड़ेगा। तो अब ये सवाल लोगों के जहन में आता है कि चलो उश्र देना है, हमें बात समझ में आ गई, हम देंगे, लेकिन क्या होता है, ये खेती जब करते हैं तो उसमें बहुत सारी खारजी चीज़ें भी होती हैं, उसके बहुत सारे लवाजिम भी होते हैं, उसमें बहुत कुछ ख़र्चा अपनी तरफ से करना भी पड़ता है, बहुत सारे अखराजात होते हैं उसके अंदर खेती बाड़ी करने के लिए। तो वो जो अखराजात हुए खेती करने के लिए, जो खारिज में बाहर से जो कुछ भी उसमें ख़र्चा लगा, जो कुछ भी पैसा लगा है, वो माइनस करके देखा जाएगा, यानी वो खर्चा माइनस करके फिर जो 10वां हिस्सा निकाला जाएगा, या वो भी इसमें शामिल रहेगा, क्या करेंगे, कैसे अदा करेंगे? तो कहते हैं कि क्या कुल पैदावार पर उश्र लिया जाएगा या ज़राअत के अखराजात, यानी खेती में जो कुछ भी ख़र्चा हुआ है। अब उसमें कभी ऐसा होता है कि आदमी पहली ही मरतबा खेती कर रहा है, उसके पास खेती का साजो सामान भी नहीं, वो हल चलाना पड़ता है, बैल की ज़रूरत होती है उसमें, वो बैलगाड़ी के लिए अभी तो मशीनरी आ गई है, अब मतलब अभी भी कहीं पर वो बैलगाड़ी इस्तेमाल होती है, हल इस्तेमाल होता है, लेकिन अब अक्सर जगहों पर वो मशीन, तो अब मशीन नहीं है तो आदमी मशीन का इंतज़ाम करेगा, या तो मशीन किराए पर लेगा या मशीन को ख़रीदेगा, तो मशीन ख़रीदने का खर्चा या किराए पर लेने का खर्चा, तो ये सब खर्चे हुए। और काम करने वालों की उजरत है, हो सकता है आदमी ज़मीन का मालिक है, वो ख़ुद भी मेहनत कर रहा है, लेकिन एक आदमी काफ़ी नहीं होता, बहुत बड़ा मतलब खेत है तो उसमें चंद लोगों की ज़रूरत पड़ती है, तो उसने कुछ लोगों को मजदूरी पर रखा कि तुम मेरे साथ मिलकर काम करो, तुमको इतनी उजरत दी जाएगी। तो उनको जो उजरत दी,
और बीज वगैरह जो कुछ भी उसमें डाले, तो बीज भी तो ख़रीद कर डाले जाते हैं, बीज लाता है फिर आदमी डालता है, उसमें जो कुछ भी खर्चा हुआ तो ये सब निकाल कर बकिया पैदावार पर उश्र लिया जाएगा या इन सारी चीज़ों को शामिल करके उश्र लिया जाएगा। तो जवाब देते हैं कि जिस चीज़ में उश्र या निस्फ उश्र वाजिब हुआ उसमें कुल पैदावार का उश्र या निस्फ उश्र लिया जाएगा। ये नहीं हो सकता कि मसारिफ़ ज़राअत यानी खेती बाड़ी में जो कुछ भी खर्चा हुआ है, हल बैल हिफाजत करने वाले और काम करने वालों की उजरत या बीज वगैरह निकाल कर बाकी का उश्र या निस्फ उश्र दिया जाए, ये दुरुस्त नहीं है। यानी इन सारी चीज़ों का पहले ख़र्चा निकाले आदमी, यानी उसने ख़र्चे के बराबर वो पैदावार को अलग कर दे। ख़र्चा निकालने का मतलब ये, मिसाल के तौर पर उसने जो खेती की थी तो पैदावार जो हुई है वो 50 बोरी हुई, 50 बोरी के बराबर हुई, और एक बोरी मिसाल के तौर पर 100 रुपये की है, और उसको जो ये सब खेती बाड़ी करने में वो ज़राअत में जो कुछ भी खर्चे हुए और जो कुछ भी चीज़ें जो बयान की गई उसमें जो कुछ भी मसारिफ़ में पैसा लगा है वो मिसाल के तौर पर 500 रुपये की, मिसाल समझने के लिए ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, 500 रुपये लगे तो 50 बोरियाँ हैं, ये सोचे कि मेरा 500 रुपये का खर्चा हुआ है तो मैं 5 बोरी अलग कर लूँ, एक बोरी 100 रुपये के हिसाब से मैं 5 बोरी अलग कर लूँ और जो 45 बोरियां बची उसका 10वां हिस्सा दूँ, ये नहीं कर सकता, बल्कि पूरे की पूरी जो 50 बोरियां हैं उसका 10वां हिस्सा देना पड़ेगा। यानी जहाँ पर 10वां हिस्सा हो रहा है वहाँ पे 10वां हिस्सा देगा, और जहाँ पर निस्फ उश्र है यानी 20वां हिस्सा है वहाँ पर वो 20वां हिस्सा उसमें से अदा करेगा ज़कात के तौर पर। अब यहाँ पर उसके ताल्लुक से उश्र के ताल्लुक से कुछ और मसाइल बाकी हैं, जैसे कि साल में एक से ज़ायद फसलें उगाई, बहुत अहम सवाल है। कभी तो ऐसा होता है कि एक ही फसल उगी, पूरे साल में एक ही मरतबा उसमें खेती होती है, लेकिन कभी ऐसा होता है कि साल में 2 मरतबा फसल उगाई जाती है, उसमें 2 मरतबा वो पैदावार होती है ज़मीन की। तो उसमें क्या दोनों सूरतों में और दोनों जो फसलें उगी हैं दोनों में उश्र वाजिब होगा या किसी एक में वाजिब होगा, और उश्र में भी निसाब शर्त है या निसाब शर्त है या नहीं है। यानी जो अभी आपके जहन में एक बात होगी कि जैसे कि ज़कात में बताया था 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी के बराबर वो ज़कात का जो माल है वो इतना होगा तभी ज़कात वाजिब होगी। तो क्या ये भी 52.5 तोला जो ज़मीन की जो पैदावार निकली है वो भी क्या 52.5 तोला चांदी के बराबर होनी चाहिए तब उश्र वाजिब होगा, उससे कम हो तो वाजिब नहीं होगा? क्या उसमें ऐसा है? ये बहुत अहम सवाल है। और फिर एक और है कि ज़मीन की कौन सी पैदावार पर उश्र वाजिब होगा, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो उगाई जाएंगी तो उसमें, और कौन सी ऐसी हैं जो जिनमें उश्र वाजिब नहीं होगा। इंशाअल्लाह तफसील के साथ उसको हम आइंदा दर्स में शामिल करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि जो कुछ भी बयान हुआ उस पर हम सब को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।